19 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, रेमेडीज फॉर डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन डेवलपमेंट। कि भी जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है उसको ठीक करने के लिए हमें रेमेडीज बताना है और उसका क्या असर पड़ता है जो ये डिसइक्विलिब्रियम होता है हमारे डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इन शॉर्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक तरीके का रिकॉर्ड होता है जिसमें जो एक देश है उसका दूसरे देश के साथ जो सभी पैसों का आना जाना लेन देन होता है वो इसमें लिखा जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आपका एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें हमारी जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री के साथ जो भी उनका ट्रांजेक्शन है पैसों का लेन देन वो सब इसमें लिखा जाता है। जैसे इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, जैसे एक्सपोर्ट हो गया, आपका इम्पोर्ट हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, या आपकी टूरिज्म की जो इनकम होता है या लोन हो गया, तो वो सब कुछ आपका इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने यहाँ पे पढ़ा कि डिसइक्विलिब्रियम की ठीक मतलब रेमेडीज क्या होंगी उस डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए। बट उससे पहले जान लेते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है। तो देखो डिसइक्विलिब्रियम तब होगा जब आपके इंपोर्ट क्या हुआ कंट्री के लिए, उसका खर्चा ही तो हुआ, इंपोर्ट आपके ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से। देखो इंपोर्ट मतलब हम जब दूसरे देश से कुछ खरीदते हैं तो दूसरे देश से हम कुछ खरीदेंगे तो ये क्या होगा, हमारा खर्च होगा। और एक्सपोर्ट मतलब जब हमारी कंट्री से हम दूसरे देश को कुछ बेचते हैं तो ये क्या होगी, हमारी कमाई होगी। ठीक है, तो मतलब जब हमारा खर्चा ज्यादा है हमारी कमाई से तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो जाता है, आपका डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। मतलब जहां पर पैसे का आना जाना बराबर नहीं होता उस तब क्या हो जाता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, इंपोर्ट ज्यादा है आपकी एक्सपोर्ट से। तो उसी को ठीक करने के लिए हमें रेमेडीज पढ़नी है। तो अब हम इसकी रेमेडीज पे आ जाते हैं कि किस तरीके से हम डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सकते हैं। पहला है आपका इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। देखो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके हम अपने इस जो डिसइक्विलिब्रियम है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको ठीक कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए जो है आप सब्सिडीज दीजिए किनको, एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दे सकते हैं, अच्छी पैकेजिंग का यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। न्यू ग्लोबल मार्केट्स हो गया जो आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड एक्सपोर्ट को तो इंक्रीज करना है और इंपोर्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज का यूज किया जा सकता है। जैसे हम जो लग्जरी आइटम्स होते हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं उन पे बैन कर सकते हैं कि भाई बंद कर दो या रेस्ट्रिक्शन लगा दो। ठीक है, किस पे, लग्जरी आइटम्स पे बैन और रेस्ट्रिक्शन ऑन लग्जरी आइटम्स। ठीक है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया हो गया। इन तरीके से हम इंपोर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आपका आगे फॉरेन लोन्स एंड एड, इसमें ये इंडिया जैसे लोन ले सकता है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, ताकि वो टेम्पररी अपनी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है उसको सही कर सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, जब फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करेंगी इंडिया में तो फॉरेन करेंसी आएगी और इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा। टूरिज्म को प्रमोट करना, देखो टूरिज्म जो होता है, ठीक है, जैसे अगर विदेशी कोई मतलब बाहर से हमारे देश में घूमने आता है तो उससे क्या होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा जिससे हम फॉरेन करेंसी अर्न करेंगे। ठीक है, तो इंडिया को इंक्रेज करना चाहिए अपने टूरिज्म को, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, ठीक है, इनकी मदद से, ताकि हम अच्छा फॉरेन करेंसी अर्न कर सके और जिससे हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर सके। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, अब इसमें क्या है, देखो डिवैल्यूएशन क्या होती है कि जो हमारी वैल्यू है इंडियन रुपी की वो रिड्यूस हो गई। तो अगर देखो ऐसा कुछ होता है तो इंडिया के जो गुड्स है वो बाहर के लोगों के लिए क्या बन जाएंगे, सस्ते बढ़ जाए, सस्ते पड़ेंगे उन लोगों को। तो उससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कर सकती है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसमें देखो यही है कि भी हमें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर के देशों से जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है तो उसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, जो हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे अगर पॉसिबल है, ठीक है, तो हम इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए
जैसे आपके मोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हो गई, ठीक है, ये सब कुछ। तो इसमें हमने ये पढ़ लिया कि भाई आपके क्या रेमेडीज है जिससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कर सकते हैं। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके टोटल 7 मिनट्स में आपको पॉइंट बताए। अब आप आगे आ जाते हैं कि जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे विकास पे। तो पहला है आपका शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो, अगर हमारे बैलेंस पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम रहेगा तो हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं रहेगी। तो जैसे हमें एसेंशियल कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है, जैसे ऑयल हो गया, मेडिसिन हो गया या मशीनरी होगी, तो उनको खरीदना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और इससे हमारी इंडस्ट्रीज को भी नुकसान होगा। सेकंड, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। तो देखो सही बात है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होगा तो हमारा जो रुपये वो क्या बन जाएगा, कमजोर बन जाएगा। प्राइस क्या होंगे, इम्पोर्टेड गुड्स की और महंगी पड़ने लग जाएगी, तो जिसमें हमारे देश में क्या हो सकती है, एक इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता आ सकती है। क्योंकि अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम रहता है तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, जो हमारा इंडियन रुपये वो वीकर हो जाएगा और करेंसी के कंपेरिजन में, और इम्पोर्टेड गुड्स हमारे लिए और महंगे होंगे। रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम है तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो हमारे यहाँ क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो हमारे यहाँ कम इन्वेस्ट करेंगे। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसमें यही है, इम्पोर्ट अगर कॉस्टलियर बन जाएंगे तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक प्राइस भी और भी उनकी भी कीमत बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो सकता है। फॉल इन ग्रोथ रेट। इसमें यही है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है तो जैसे हमारी जो इंडस्ट्रीज है, सर्विसेज है, एग्रीकल्चर है, उनकी ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। राइज इन एक्सटर्नल डेट। तो इसमें यही है, जैसे हमारी कंट्री अगर ऐसा होगा कि भी उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंटिन्यूस डेफिशिएंट है, डिसइक्विलिब्रियम है, तो क्या करेगी, मनी को बोरो करेगी फॉरेन कंट्री से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। तो कहीं ना कहीं जो हमारा लोन है, एक्सटर्नल लोन है ना, इंटरनल तो ये हो गया कि विदेश के अंदर से ही है, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से ले रहे, विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से। तो जो हमारा एक्सटर्नल डेप्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो एक्सटर्नल डेप्ट एक तरीके से क्या है, वो हमारे लिए बड़ा नहीं तो होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। फिर है फॉल इन एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। अगर इंपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल्स वो इंपोर्ट करते थे और फिर उस चीज की हेल्प से कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। तो उससे क्या होगा, इंपोर्ट हमारे लिए कॉस्टली हो जाएंगे, तो इंडस्ट्री को अच्छा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, ना अच्छी मशीनरी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करेगा। और तो उससे फैक्ट्री बंद हो सकती है, लोगों की नौकरियां जा सकती है, और कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा। अब देखो इन सब से क्या होगा, चाहे तो आप इसमें पॉइंट ये भी लिख दो कि लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे डिक्लाइन होगा। ठीक है, किस तरीके से, अब आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही है, लोगों के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि गुड्स को खरीद सके। ठीक, उनकी जो एबिलिटी है गुड्स को खरीदने की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एसेंशियल आइटम्स और महंगे बन जाएंगे, तो लोगों का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो उसका क्या असर पड़ेगा विकास पे। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसको हमें करेक्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके, इंपोर्ट को कंट्रोल करके, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन फिफ्थ आपका है कि एग्जामाइन इन डिटेल द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक है, तो जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 थी उसी के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990 वाज अ मेजर चेंज इन इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। ठीक है, कि जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में वो एक मेजर चेंजेस थी किसमें, आपकी जो मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी इंडिया की उसमें। अगर 1991 से हम पहले की बात करें
तो जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी बहुत सारी चीजों को, जैसे कि कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट की जा सकती है, कितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो गवर्नमेंट का काफी चीजों पे कंट्रोल था कि कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, कितना उन्होंने प्रोड्यूस करना है, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब कुछ। ठीक है, लेकिन 1991 में जब ये आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई, तो उन्होंने क्या किया, तो उस समय गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे बहुत सारे वाइड रेंज के रिफॉर्म्स। ठीक है, उस समय काफी ज्यादा रिफॉर्म्स चेंजेस किए गए। ठीक है, जिसमें ये किया गया कि अपनी इकोनॉमी को ओपन किया गया, इकोनॉमी को, प्राइवेट बिजनेस को इंक्रीज किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सके। अब देखो, अगर हम बैकग्राउंड देखें इसका कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो वो इसलिए पड़ी कि 1991 में क्या हुआ था, इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसमें काफी क्राइसिस फेस किया गया था। ठीक है, जो क्या दिखा रहा था, स्लो ग्रोथ, इनएफिशिएंसी है हमारी इंडस्ट्री में, सब कुछ दिखा रहा था। तो इस पॉलिसी का एम यही था कि अगर हम इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करनी है, तो जो गवर्नमेंट की अननेसेसरी कंट्रोल है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कंपटीशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया गया उस समय, ताकि हम इंडिया को मतलब कैसे देख सके कि भाई इंडिया के लिए मार्केट जस्ट इंडिया ही नहीं है, पूरी इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड को, जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हो उसको एज अ मार्केट देख सके। तो ये आई थी आपकी जो एलपीजी पॉलिसी थी 1991 की। तो आई तो इसी वजह से थी, क्योंकि उस समय क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस वगैरह, स्लो ग्रोथ थी, तो उस समय तब 1991 में आपकी ये जो है पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। जो आपका 1991 में ही आया था, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है, ये उसी का तो एक हिस्सा है, इसलिए आपस में दोनों के दोनों क्या है, रिलेटेड है। अब पहले हम इसके मेन फीचर्स पे आ जाते हैं, जो आपकी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है। तो पहला उसका है लिबरलाइजेशन, मींस लेस कंट्रोल्स। ठीक है, तो इसमें ये है कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रियल जिनको लाइसेंसिंग की जरूरत थी, उन इंडस्ट्री की लाइसेंसिंग को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। फर्म को मतलब गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं थी स्टार्ट करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए हॉट सेक्टर में। तो जो पहला फीचर है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का, वो है लिबरलाइजेशन, लेस कंट्रोल, जिसमें अब ये हो रहा था कि बस कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज को ही। तो जो पहला फीचर्स है वो है लिबरलाइजेशन में, तो जिसमें यही लिखना है आपको कि जो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था उसको रिमूव कर दिया था। फर्म को अब नो लेंगर, मतलब अब ऐसा नहीं था कि उनको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए स्टार्ट कर। अब इसमें ये था कि फर्म को अब मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी स्टार्ट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए मोस्ट सेक्टर्स में। कुछ ही फ्यू इंडस्ट्रीज थी जिनमें आपको मतलब जिनको लाइसेंसिंग जिसमें जरूरी थी, जैसे, ठीक है, जैसे डिफेंस की इंडस्ट्री में लाइसेंस की जरूरत थी, आपकी ऑटोमिक एनर्जी हो गया। ठीक है, या कोई हैजार्डस वन जो इंडस्ट्रीज होगी उनमें। ठीक है, सेकंड है आपका प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसमें ये हो गया था, गवर्नमेंट ने जो आपका डायरेक्ट रोल था बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, उसको रिड्यूस कर दिया था। अब वो क्या करने लगे थे, अपने शेयर्स जो है बेचने लगे थे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें यही हो रहा था कि जैसे पब्लिक एंटरप्राइज के जो मतलब शेयर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर को भी बेचे जा रहे थे, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें अपना मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके। तो प्राइवेटाइजेशन में वही हुआ कि गवर्नमेंट ने अपना जो डायरेक्ट रोल था पब्लिक सेक्टर कंपनीज में रिड्यूस किया, उनके शेयर्स को मतलब आपके प्राइवेट सेक्टर्स को बेच रहे थे। रिडक्शन ऑफ एमआरटीपी कंट्रोल। एमआरटीपी आपका क्या है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, एमआरटीपी आपका है मोनोपोलीज एंड, इसकी आप स्पेलिंग लिख दो, इसकी फुल फॉर्म ये है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जो आपकी रेस्ट्रिक्शन थी किसके अंडर, आपके जो एमआरटीपी कंट्रोल के अंदर,
उनको रिलैक्स किया गया, कम किया गया, किसके लिए? लार्ज फर्म के लिए, ताकि हम अलाउ कर सके जो आपके प्राइवेट फर्म है उनको ग्रो और कम्पीट करने के लिए, ठीक है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरेशन, इसमें ये हुआ कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई से रिलेटेड रूल्स तो उनको रिलैक्स किया गया। बहुत सारे सेक्टर्स में ऑटोमेटिक अप्रूवल दिया गया कि भाई अगर मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहुत सारे मतलब सेक्टर्स में आपके कौन फॉरेन फर्म, तो उनको ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसे कुछ रूल्स एक्सट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ताकि ये कि जो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लिबरलाइजेशन से क्या हुआ कि जो फॉरेन फर्म था उनके लिए भी इजी हो गया इंडिया में इन्वेस्ट करना। फिफ्थ आ जाते हैं आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फीचर्स में, वो है ट्रेड पॉलिसी चेंजेस। आपका जो ट्रेड पॉलिसी पांचवा फीचर है इसमें ये चेंज हुआ कि जो आपको इंपोर्ट में टैरिफ्स थे, ठीक है, इंपोर्ट में जैसे आपके टैरिफ्स हो गया या कुछ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थी कि भाई इतनी क्वांटिटी मतलब वो हो सकता है, इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन थे, उनको भी धीरे धीरे रिड्यूस किया गया ताकि हम कंपटीशन को, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। और बहुत सारे आइटम्स के लिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग को विड्रॉ किया गया, ठीक है। सिक्स्थ है आपका टेक्नोलॉजिकल एंड मॉडर्नाइजेशन फोकस। तो इसमें ये है कि पॉलिसी ऐसी आई जिन्होंने इंकरेज किया कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, मॉडर्न मैनेजरियल प्रैक्टिसेस किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। सेवंथ है आपका एग्जिट पॉलिसी एंड इजियर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें आपका यही हुआ, तो सेवंथ है कि जैसे सिक यूनिट्स को जैसे क्लोज करना है तो उनके लिए जो भी रूल्स है उसको इजी किया गया, ठीक है, तो ताकि बिजनेस करना सिंपलर हो सके। मतलब कि जैसे किसी एग्जिट पॉलिसी, इजियर बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड रूल्स है, जिसमें यही था कि जैसे रूल्स फॉर क्लोजिंग सिक यूनिट्स एंड इजियर कॉम्प्लायंस प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बिजनेस करना और भी सिंपल हो सके। तो हमने इसमें पढ़ा कि जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 से पहले तो क्या था कि गवर्नमेंट के बहुत रेस्ट्रिक्शन वगैरह थे, रूल्स थे, ये थे। उसके बाद क्या किया गया, इन रूल्स वगैरह को कम किया गया, रेस्ट्रिक्शन वगैरह को, बहुत सारी जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थी, ड्यूटीज थी, उनको रिड्यूस किया गया, ठीक है। फिर हमने उसके मेन फीचर्स भी पढ़े, ये भी जाना बैकग्राउंड में कि क्यों आया था, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 1991 में काफी क्राइसिस, स्लो ग्रोथ वगैरह दिखा रहा था। फिर मेन फीचर्स में हमने जाने कि क्या उनके मेन फीचर्स है। अब जरा ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, एक बार ऑब्जेक्टिव्स पे नजर मार लेते हैं। तो यही था कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स है आपकी पॉलिसीज के, प्रमोट फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को कंपटीशन की तरफ, फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करना, जो फिजिकल बर्डन था लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइज को उसको रिड्यूस करना, क्योंकि अब ये हो रहा था ना कि सिक यूनिट्स को जैसे क्लोज कर दिया जाए या उनको मतलब रिवाइव अगर हो सकती है, ठीक हो सकती है तो वो कर दिया जाए, अदरवाइज उनको क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जॉब्स और एक्सपोर्ट ग्रोथ की वो अपॉर्चुनिटी साइड, ठीक है। तो ये तो इसके कुछ पॉजिटिव सॉरी ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। तो उसमें यही हुआ कि फास्टर ग्रोथ हुई आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री सर्विसेज की, मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बेटर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी आया, कंपटीशन इंक्रीज हुआ। तो उससे क्या हुआ कि भाई अब सही बात है, कहीं पर कोई चीज में अगर कंपटीशन नहीं है तो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रहती प्रोडक्ट के, बट वहीं पर अगर कोई भी प्रोडक्ट उसमें कंपटीशन है तो भी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और कंज्यूमर को भी लो प्राइस पे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है। एक्सपोर्ट को एक्सपेंडेड किया गया, इंडिया बिकम मोर इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि मेन एम इसका यही तो था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना। जैसे आपके नए सेक्टर्स थे वो भी काफी तेजी से बढ़े, आईटी, टेलीकॉम, प्राइवेट, ये सब कुछ, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि लिमिटेशन, क्रिटिसिज्म क्या थे आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। तो देखो इस तरह डोमेस्टिक फर्म को काफी नुकसान हुआ क्योंकि उनको काफी टफ कंपटीशन फोकस फेस करना पड़ा। अब सही बात है, हमने जो इंपोर्ट पे ड्यूटीज थी, रेस्ट्रिक्शन थी, वो काफी कम कर दिया गया। तो होता है ना कि भाई मतलब जो बाहर से कंपनियां आ रही उनसे उनको खतरा तो होता ही है, क्योंकि बाहर की कंपनी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह रहती है। तो डोमेस्टिक जो हमारे फर्म थे उनको मतलब सर्वाइव करने में भी काफी ट्रबल हुआ, ठीक है। फिर सेकेंड, इवन जो बेनिफिट्स भी था वो मतलब इवनली सेपरेट नहीं था, मतलब ठीक है, कुछ रीजन को तो फायदा हो रहा था और कुछ मतलब रीजन ऐसे थे जिनको फायदा नहीं हो रहा था। मतलब वही है कि जो बेनिफिट्स हुआ भी अगर इस पॉलिसी के आने से तो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था।
फिर आपकी इनइक्वालिटी भी देखने को मिली, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर में लोगों की नौकरियां भी गई। अगर हम एट लास्ट कंक्लूजन कहें तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो 1991 की पॉलिसी आई उसने इंडिया को एक प्रोटेक्टेड स्टेट डोमिनेटेड मॉडल से, पहले ये था ना कि जो इंडिया के जो मतलब इकोनॉमी थी कैसे थी, गवर्नमेंट के द्वारा काफी प्रोटेक्टेड थी, कंट्रोल थी, गवर्नमेंट के द्वारा डोमिनेट की जाती थी, उसको किसमें शिफ्ट कर दिया गया, उसने मार्केट ओरिएंटेड बनाया, जिससे हमारा ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ, हमारी इंडस्ट्री मॉडर्नाइज हुई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इम्प्रूव हुआ, हमारे यहाँ ग्लोबल कंपनीज आई, ठीक है। बट यही हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये सब कुछ आए, इनका बेनिफिट मतलब कैसा था कि मतलब हर किसी को इक्वली नहीं मिल रहा था। तो हमने ये जो मतलब रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, ये जो रिफॉर्म्स आए आपके, ठीक है, ये रिफॉर्म्स आए, ये आपके जो चेंजेस आए, ये तब ज्यादा बेटर होते हैं अगर हम इनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से या बेटर एजुकेशन और सोशल पॉलिसी से सपोर्ट करते, तो क्या होता कि भाई बेनिफिट भी उसका सबको मिलता, जो इनइक्वालिटी जॉबलेस देखने को मिली बहुत सारे सेक्टर में वो नहीं देखने को मिलती। तो ये सब कुछ हम इसमें लिख सकते हैं कंक्लूजन में लास्ट में, कि भाई कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990 है वो एक टर्निंग पॉइंट तो रहा है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो इसने इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्या हुआ कि भी वहाँ कंपटीशन आया, प्राइवेट इनिशिएटिव, फॉरेन कैपिटल आया, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब वहाँ मॉडर्नाइजेशन भी हुआ, बट चैलेंजेस भी आया कि चैलेंजेस लाइक अनइवन बेनिफिट्स थे, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान भी हुआ काफी, ठीक है। तो ये हम इसमें लिख सकते हैं।